नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, नवंबर के महीने में हमें 2 तरीके के एरियर मिलने हैं। उसमें से एक एरियर का दोबारा से भुगतान शुरू हो गया है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, क्या ओआरओपी डे ना मना करके सरकार की हार हुई या ब्लैक डे मना करके पेंशनर्स की हो गई जीत? क्या सरकार बैकफुट पर आ गई है? कल जो ओआरओपी डे नहीं मनाया गया या जो ब्लैक डे पेंशनर्स की तरफ से, पूर्व सैनिक बहुत सारी संस्थाओं की तरफ से मनाया गया, इसका आखिर नतीजा क्या रहा, इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ आर्मी हेडक्वार्टर ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है दोस्तों, जिसमें पूर्व सैनिक हो या सैनिक हो, अगर मुश्किल में है तो इस हेल्पलाइन नंबर का जरूर इस्तेमाल करें। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या इसके लिए गाइडलाइंस हैं, सभी बातें एक लेटर जारी करके आर्मी हेडक्वार्टर ने बताया है, वो आगे जानेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ माननीय हाईकोर्ट ने एक जबरदस्त फैसला दिया है, जिसमें पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ एक मसला था। लाइफ सर्टिफिकेट अगर पेंशनर ना दाखिल कर पाए तो बैंक को घर में जाना पड़ेगा, घर में जाकर के लाइफ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, नहीं तो माननीय कोर्ट ने ऐसे ही एक मसले पर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। जी हां, और 1 लाख रुपए का जो जुर्माने का पैसा है वो पेंशनर को भुगतान किया जाएगा। बड़ी बात है दोस्तों, माननीय हाईकोर्ट का ये नजीर पेश कर देने वाला फैसला है। तो इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले, क्या ब्लैक डे के चलते झुक गई सरकार? क्या ओआरओपी डे से पीछे हटी सरकार? क्या पेंशनर्स की हुई जीत? जी हां दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि 7 नवंबर 2024 यानी कि कल को ओआरओपी डे मनाया जाना था, तो सरकार ने क्या ओआरओपी डे नहीं मनाया? क्या पेंशनर्स ने ब्लैक डे मना करके पेंशनर्स की जीत हुई? जैसे सोशल मीडिया में अभी सामने आ रहा है कि पेंशनर्स की जीत हुई, सरकार पीछे हट गई, झुक गई सरकार। क्या ऐसा हुआ है? कल सरकार की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। सबसे पहले तो उस प्रेस नोट को देखते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं दोस्तों। रक्षा मंत्रालय का ये प्रेस रिलीज है 7 नवंबर 2024 का, यानी कि कल का। बेशक माननीय प्रधानमंत्री जी कल वाले ओआरओपी डे सेलिब्रेशन में ना गए हों, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने यानी कि सरकार ने ओआरओपी का जो भी प्रचार प्रसार करना था वो कर दिया। जी हां, आप इस प्रेस रिलीज में अगर देखेंगे तो जो बातें इस प्रेस रिलीज में लिखी गई हैं, ये एक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट की एक एक बातें आज आप अगर कोई भी अखबार उठा के देखेंगे तो हर अखबार में लगभग छपी हुई हैं। यानी कि सरकार का जो उद्देश्य था 7 नवंबर 2024 का ओआरओपी डे को सेलिब्रेशन करने का, उस उद्देश्य में सरकार सफल हो गई है। बेशक माननीय प्रधानमंत्री जी का वहां पर उपस्थिति नहीं हुआ, तो ये कहना कि सरकार झुक गई, पीछे हट गई, ओआरओपी डे नहीं मनाया, कहीं ना कहीं उसका कोई मतलब, कोई तुक नहीं बनता है। चलिए मैं इस डॉक्यूमेंट में आपको दिखाता हूं कि सरकार ने क्या क्या चीजें सामने रखी है। ये देखिए, सबसे पहले तो ओआरओपी को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ट्वीट था, उस ट्वीट से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस प्रेस रिलीज की शुरुआत की गई है। चलिए आगे, अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स रखे गए हैं दोस्तों। यहाँ पर ओआरओपी 1 से लेकर ओआरओपी 3 तक सरकार ने कितना पैसा खर्चा किया, किस तरीके से ओआरओपी को लागू किया गया, क्या क्या फॉर्मूला अपनाए गए, ये सभी चीजें इस प्रेस रिलीज में दी गई हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के ओआरओपी का क्या निचोड़ है वो इस प्रेस रिलीज के जरिए सामने रखने की कोशिश की गई है पूरे देश के सामने। अब देखिए, यहाँ पर पिछले 10 सालों में ओआरओपी के ऊपर जो भी खर्चा हुआ है उसका एक ग्राफ भी बनाया गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से 2014 में उसका बजट कम था, लेकिन आगे बढ़ते 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 अभी ये 2023 में और 24 में कैसे इसकी बजट में बढ़ोतरी की गई है वो इस ग्राफ में दिखाया गया है दोस्तों। और आगे मैं आपको समझाऊंगा कि अभी जो निचोड़ है, नीचे और एक स्लाइड है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, इसमें टोटल कुल बातें लिखी गई हैं। देखिए, अब ओआरओपी 3 के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है कि ओआरओपी 3 कुल मिलाकर के 21,56,000 पेंशनर को प्राप्त हुआ है ओआरओपी 3 का फायदा। तो यहाँ पर ओआरओपी 1, 2, 3 सभी का ब्यौरा दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये नीचे वाला जो ब्यौरा है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ओआरओपी 1 में देखिए अराउंड टोटल मिलाकर के 25.14 लाख पेंशनर्स को फायदा मिला है, ओआरओपी 1, 2, 3 तीनों को मिला करके। और अगर राउंड ऑफ कर दें तो हर साल 12,000 करोड़ बताया गया है कि हर साल 12,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है राउंड ऑफ में।
ये कितनी दूर तक हकीकत है ये तो सरकार ही जाने, लेकिन देखिए ओआरओपी दर ओआरओपी किस तरीके से खर्चा हुआ है ये पूरा यहाँ पर दिखाया गया है, और खास करके ओआरओपी 3 में अभी तक कितना पैसा बांटा गया है ये यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। 1076.51 करोड़ रुपए ओआरओपी 3 में अभी तक सर्विस पेंशन के लिए बंटवारा हुआ है, और 325.95 करोड़ रुपए फैमिली पेंशन के लिए बंटवारा हुआ है। यानी कि पूरा पैसा अभी बांटा नहीं गया है, आगे और भी पेंशनर हैं जिनका पेंशन रिवीजन होना है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने ये पूरा ब्यौरा, पूरा खर्चा, पूरा प्रावधान ओआरओपी के इस प्रेस रिलीज के जरिए सामने रखा है। और इन्हीं बातों को लेकर आज अगर आप बहुत सारे प्रमुख पेपरों में, अखबारों में देखेंगे तो बहुत सारे पेपरों ने, अखबारों ने इस ओआरओपी के जो प्रावधान है, जो फंड है, जो बजट है, पूरा दिखा करके सरकार के जो उद्देश्य है उसको सफल करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार ने अपना जो काम करना था वो कर दिया। बेशक माननीय प्रधानमंत्री जी वहां प्रेजेंट नहीं रहे, लेकिन सरकार ने ओआरओपी का जो व्याख्या करना था, ओआरओपी का जो प्रचार करना था वो हो चुका है। अब दोस्तों चलिए ठीक है, ओआरओपी जैसा भी है, ओआरओपी है तो सही, और ये हमें मानना पड़ेगा कि 2014 तक 1973 से लेकर 2014 तक ओआरओपी लाने की हिम्मत किसी में नहीं हुई, और 2014 में जाकर जब नई सरकार बनी तब ओआरओपी आया। लेकिन अब यहां पर जो मौजूदा सरकार है उसको भी यह समझना पड़ेगा कि अड़ियल रवैये से नहीं चलेगा। जो ओआरओपी में विसंगतियां हैं वो आपको सही करनी पड़ेंगी। भारत का संविधान 1949 में जब लागू किया गया तब से लेकर अब तक 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो अमेंडमेंट क्यों हुए? क्योंकि अमेंडमेंट जरूरी होते हैं। इसी तरीके से ओआरओपी को अगर आपने लागू किया, उसमें अगर विसंगतियां हैं, उसमें अगर कमियां हैं तो उनको तो सुधारना पड़ेगा। कल ही मैंने अपने वीडियो में 10 विसंगतियों को गिनाया था, प्रायोरिटी 1 से लेकर प्रायोरिटी 10 तक। तो अगर इतनी सारी विसंगतियां हैं तो सरकार को उनको सुधारना पड़ेगा। चाहे आप ओआरओपी के जितना भी महिमा मंडन करो, चाहे आप जितना भी ओआरओपी को हमने दे दिया करके आप जितना भी उसका प्रचार प्रसार करो, लेकिन अगर जिनको ओआरओपी मिलना है उनमें से लोग अगर नाखुश रहें तो ओआरओपी का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए सरकार की सराहना करते हैं हम कि सरकार ने ओआरओपी लेके आई है, सरकार लागू किया, सरकार ने, और सरकार ने बेशक बजट भी दिया सरकार ने ओआरओपी को लेकर के, लेकिन जो विसंगतियां हैं उसको भी सरकार को ही दूर करना पड़ेगा। अगर आपने रास्ता बना दिया, रास्ते में खड्डे हो गए, रास्ते में पपड़ियां निकलने लग गई, तो उस रास्ते को रिपेयर करने का काम भी आप ही का है सर। इसलिए ओआरओपी में जितनी भी विसंगतियां हैं उन विसंगतियों के ऊपर सरकार ध्यान दे और उन विसंगतियों को जल्दी से जल्दी सुधारा जाए, उन विसंगतियों का निपटारा लाया जाए, ताकि ओआरओपी को लेकर जो कुछ संख्या पेंशनर में असंतोष है उस असंतोष को दूर किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों सैनिक, पूर्व सैनिक की मदद के लिए सेना मुख्यालय की सराहनीय पहल जारी किया गया है 24x7 हेल्पलाइन नंबर, जानकारी शेयर करें। जी हां दोस्तों, ये एक अच्छी जानकारी है क्योंकि सेना मुख्यालय सामने आया है सैनिकों और पूर्व सैनिकों की मदद करने के लिए। जब भी आप मुश्किल परिस्थिति में हैं तो आप एक हेल्पलाइन नंबर में कॉल कर सकते हैं ताकि आपको तुरंत मदद मिल सके। तो जो लेटर जारी किया गया उसको देखते हैं। दोस्तों आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से सैनिकों और पूर्व सैनिकों को बहुत सारी विषयों के ऊपर मदद करने के लिए, जब पुलिस केस वगैरह हो जाता है, जब वो डिफिकल्टी में फंस जाते हैं, तो उस समय में मदद करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। और वहां किस तरीके के प्रावधान रहेंगे, किस तरीके से आप संपर्क कर सकेंगे, क्या क्या डिटेल्स आपको बताना पड़ेगा, ये सारी बातें इस लेटर में लिखी गई हैं, जो आर्मी हेडक्वार्टर का 30 अक्टूबर 2024 का ये लेटर है। देखिए, और ये आपका हेल्पलाइन नंबर जो रहेगा वो रहेगा 155306। देखिए, आप कहीं से भी, मोबाइल से भी, लैंडलाइन से भी इस नंबर को बगैर किसी प्रीफिक्स के, बगैर किसी सफिक्स के डायल कर सकते हैं, जो कि सीधा चला जाएगा आर्मी हेडक्वार्टर का प्रोवोस्ट यूनिट, यानी कि जो सीएमपी यूनिट है आर्मी हेडक्वार्टर का, वहां कॉल चला जाएगा। और किस तरीके से ये प्रावधान, ये जो स्कीम है, ये काम करेगा, ये आगे इस लेटर में बताया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए फीचर्स क्या क्या रहेंगे। द हेल्पलाइन इज मेंट 24x7, यानी कि 24x7 यहां पर लोग रहेंगे आपका कॉल अटेंड करने के लिए। द हेल्पलाइन इज इक्विप्ड विथ कॉल आइडेंटिफिकेशन एंड कॉल रिकॉर्डिंग फैसिलिटी। कॉल रिकॉर्डिंग होगा, कॉलर कौन कॉल कर रहा है वो आइडेंटिफिकेशन होगा। साथ ही साथ द हेल्पलाइन हैज एक्सेस टू ऑल प्रोवोस्ट यूनिट्स, फॉर्मेशन हेडक्वार्टर थ्रू एस्कॉन एंड टू सिविल पुलिस एंड अदर कंसर्न सिविल डिपार्टमेंट थ्रू सिविल लैंडलाइन नेटवर्क। यानी कि ये जो हेल्पलाइन है ये जुड़ा हुआ है सारे फॉर्मेशन हेडक्वार्टर के साथ,
सारे जो सिविल डिपार्टमेंट है, सिविल में पुलिस डिपार्टमेंट है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सभी के साथ जुड़ा हुआ है ये हेल्पलाइन। आप अगर फोन करेंगे तो वो हेल्पलाइन की तरफ से उनके साथ कांटेक्ट कर पाएंगे। द कॉलर कैन डायल द इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री यूजिंग एनी टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर सच एज एयरटेल, जियो, वीआई एंड बीएसएनएल। कहीं से भी किसी भी मोबाइल ऑपरेटर से आप जो है इस नंबर को डायल कर सकते हैं। द हेल्पलाइन हैज कॉल बारिंग फैसिलिटी टू डिस्करेज पीपल कॉलिंग फॉर रूटीन इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर कोई रूटीन इंफॉर्मेशन के लिए कॉल करता है तो उनके कॉल को जो है डिस्कनेक्ट करने का, उनके कॉल को बंद करने का भी प्रावधान रहेगा। प्रोसेस क्या रहेगा, देखिए आपने डायल करना है 155306 को, उसके बाद कोई प्रीफिक्स नहीं लगाना है दोस्तों। उसके बाद क्या होगा, द कॉलर विल बी आस्क्ड टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ हरसेल्फ गिविंग नंबर, रैंक, नेम एंड लोकेशन, यानी कि कॉलर को बताया जाएगा कि आप अपने आप को अपना पहचान दीजिए, आर्मी नंबर, रैंक, नेम और कौन से लोकेशन से आप बात कर रहे हैं ये पहचान आपको देनी पड़ेगी। आगे दोस्तों, ब्रीफ ऑफ द इंसिडेंट विल बी साउट, इंसिडेंट जिस वजह से आप फोन कर रहे हैं उसका ब्रीफ आपसे लिया जाएगा। उसके बाद द हेल्प डेस्क विल देन कॉल ऑफ द नियरेस्ट प्रोवोस्ट यूनिट पुलिस स्टेशन टू एक्टिवेट द रेस्पॉन्स टू द प्लेस ऑफ इंसिडेंट, यानी कि उसके बाद जो जिसको आपने फोन किया है, जो हेल्प डेस्क है, वहां से नियरेस्ट जो सीएमपी का यूनिट है उनको कॉल किया जाएगा या तो पुलिस स्टेशन को भी कॉल किया जाएगा ताकि आपके लिए जो मदद है उसकी शुरुआत की जा सके। आगे, अ रेस्पॉन्स फॉर्म विल बी जनरेटेड बाय द हेल्प डेस्क थ्रू कॉल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर टू ट्रैक द एंड ऑब्टेन फीडबैक फॉर क्लोजर ऑफ द केसेस, यानी कि एक रिस्पॉन्स का फॉर्म भी जनरेट किया जाएगा, उस फॉर्म में उसका प्रोग्रेस लिखा जाएगा, प्रोग्रेस बनाया जाएगा ताकि आपका केस में क्या प्रोग्रेस हो रहा है उसका फीडबैक लिया जा सके और आपका प्रॉब्लम समाधान हो गया तो उस केस को क्लोज किया जा सके। अब देखिए एक्सक्लूजन, यानी कि किन किन मैटर्स को लेके आपने फोन नहीं करना है ये भी यहां बताया गया है। चलिए, ये तो वो बात हो गई कि जब आप मुश्किल में पड़ेंगे तब आपको मदद की जाएगी, तो क्यों ना सैनिक, पूर्व सैनिक मुश्किल में ना पड़े, ऐसा ही कोई कानून लाया जाए। तो मैं बार बार यह अपील कर रहा हूं सरकार से कि जिस तरीके से SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, उसी तरीके से आर्म फोर्सेस पर्सनल प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट लाया जाए ताकि सैनिक या पूर्व सैनिकों के खिलाफ जब भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करना चाहे, जब भी कोई जुल्म करना चाहे, तो उसके दिमाग में यह आए कि वो स्पेशल एक्ट के तहत उसके अगेंस्ट में कार्रवाई हो सकती है, जिससे सैनिकों, पूर्व सैनिकों के खिलाफ जो ये अत्याचार चलते हैं उस पे बहुत भारी कमी आ सकती है। आप समर्थन करते हैं तो एग्री लिखिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पीसीडीए ने एरियर का भुगतान शुरू कर दिया। 7 नवंबर को पेंशनर्स के खाते में एरियर क्रेडिट हुआ। अब आपकी बारी कब? जी हां दोस्तों, अब OROP 3 का रिवीजन दोबारा से शुरू हो गया। बीच में लगभग अक्टूबर के महीने में OROP 3 का रिवीजन नहीं हुआ, बहुत कम संख्या के पेंशनर्स में हुआ है, लेकिन अब की बार OROP 3 का रिवीजन नवंबर के महीने में शुरू कर दिया गया है। और कल बहुत सारे पेंशनर्स ने मुझे जानकारी दी कि उनके खाते में OROP 3 का जो भी उनका 4 महीने का एरियर बनता था वो क्रेडिट हो गया है। ये देखिए, ये वाले मैसेज पेंशनर्स को आए हैं, एडवांस इंटीमेशन के मैसेज, और उन्होंने ये कंफर्म किया कि रात तक उनके खाते में ये पैसा क्रेडिट हो भी गया है। और इस तरीके से पेंशन स्लिप का भी मैसेज आया है जो पेंशनर्स को अब आपका जो OROP 3 का जिनका भी एरियर जो रिवीजन नहीं हुआ था वो रिवीजन होकर के एरियर का भुगतान चल रहा है। तो ऐसे में आप थोड़ा सा इत्मीनान रखें। जिन भी पेंशनर्स को OROP 3 का भुगतान लागू है, OROP 3 में पेंशन बढ़ोतरी लागू है, अब दोबारा से भुगतान शुरू हो गया है, तो बहुत जल्द आपको भी आपका बढ़ा हुआ पेंशन OROP 3 के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा और जो भी 3, 4, 5 महीने का एरियर बनेगा वो आपके खाते में क्रेडिट होना भी शुरू हो चुका है दोस्तों। अब रही बात DR की एरियर की, जो 4 महीने का हमें मिलना है, उसका भी एडवांस इंटीमेशन का मैसेज बहुत जल्दी आने के चांसेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। जीवन प्रमाण पत्र को लेकर हाई कोर्ट का एक जबरदस्त फैसला, नहीं कर सकते पेंशन को बंद। जी हां दोस्तों, माननीय हाईकोर्ट कर्नाटका की तरफ से एक फैसला आया था कुछ दिनों पहले। जी हां, और यह फैसला नजीर पेश कर देने वाला फैसला था दोस्तों। पेंशनर ने लाइफ सर्टिफिकेट ना भरने की वजह से उनका पेंशन बंद कर दिया गया था। अब माननीय कोर्ट में जब केस पहुंचा तो माननीय कोर्ट ने इस तरीके से लताड़ लगाते हुए ना सिर्फ पेंशन शुरू करने की जो है आदेश दे दिए, बल्कि जिन्होंने पेंशन बंद किया था उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, और वो जुर्माना पेंशनर को भुगतान करने के लिए बोला। और जो पेंशन उनका रोका गया था पूरे पेंशन पर 6% का ब्याज देने के लिए भी बोला है,
और साथ ही साथ अगर 2 हफ्तों के अंदर अगर भुगतान नहीं किया जाता है तो माननीय कोर्ट ने यह कहा है कि पूरा पैसों के ऊपर 18% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण फैसला है माननीय कोर्ट का, चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों, माननीय कर्नाटका हाईकोर्ट का यह एक ऐतिहासिक फैसला है जो लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ फैसला है और पेंशनर के हक में दिया है माननीय कोर्ट ने यह फैसला। और दोस्तों, इस फैसले में जो बात यह थी कि 102 साल के एक पेंशनर थे जिनको लाइफ सर्टिफिकेट ना सबमिशन करने की वजह से पेंशन बंद कर दिया गया था। और माननीय कोर्ट में सुनवाई जब होती है तो माननीय कोर्ट ने बैंक को, अथॉरिटीज को इस तरीके से लताड़ लगाया कि उनका पेंशन में जितना भी पैसा था वो तो देना पड़ेगा ब्याज के साथ, लेकिन साथ ही साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और बैंक को ये हिदायत दे दी कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से पेंशन बंद करने से पहले पेंशनर के घर में जाकर के इंश्योर करना है, लाइफ सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करना है। तो चलिए माननीय कोर्ट का जो फैसला था उसका मैं आपको जो फाइनल जजमेंट है वहां पर लेके चलता हूं। ये देखिए ऑर्डर, यहाँ पर देखिए, ये देखिए 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया, ये देखिए, और 1 लाख रुपए का जुर्माना का साथ साथ 6% के हिसाब से ब्याज दे करके ये पूरा पैसे का भुगतान करने की बात कही है। और 2 हफ्ते के अंदर अगर भुगतान नहीं किया गया तो 18% ब्याज भी देना पड़ेगा, ये माननीय कोर्ट ने सख्त फैसला दिया है। तो ऐसे में अब हम जो पेंशनर्स पर्स में माइग्रेटेड हैं उनका तो बैंक के साथ तो कोई संबंध है नहीं, तो अगर किसी पेंशनर्स का बाई चांस लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से पेंशन रुकने का बारी आता है तो उन पेंशनर के लिए लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट बढ़ाया जाए, क्योंकि स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद बहुत सारे पेंशनर्स अभी भी कंफ्यूज हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट किस तरीके से भरें। वो बैंक में जाते हैं, बैंक वाले मना कर देते हैं। तो ऐसे में लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट नवंबर से आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि पेंशनर्स को समय मिले और वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से सबमिट कर सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।